देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख से कम की गई दर्ज। सक्रिय मामले घटकर हुए 12 लाख से कम। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 94.93%। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 24 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। राज्यों से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक देने पर विशेष ध्यान देने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन के हैक होने की खबर को किया खारिज। कहा, टीकाकरण से जुड़ा सभी डेटा है सुरक्षित। मंत्रालय ने किया साफ, बाहर की किसी भी संस्था के साथ कोविन डेटा नहीं किया जाता है साझा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कुवैती समकक्ष के साथ की वार्ता। संयुक्त आयोग की शीघ्र बैठक के साथ प्रगति की समीक्षा करने के लिए बनी सहमति। कुवैत की अपनी पहली राजकीय यात्रा के अंतिम दिन आज जयशंकर उच्च स्तरीय बैठकों के साथ ही कुवैत में भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सबसे गरीब देशों को 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन डोज दान देने की घोषणा की। G7 से भी गरीब देशों को 1 बिलियन कोरोना वैक्सीन खुराक दान करने की उम्मीद। और श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय और T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। शिखर धवन करेंगे दोनों संस्करणों में टीम इंडिया की कप्तानी। और मिनी फीफा विश्व कप कहा जाने वाला यूरो कप आज रात से रोम में होगा शुरू। 1 महीने तक चलने वाली प्रतियोगिता में यूरोप की दिग्गज 24 टीमें चैंपियन बनने की होड़ में लगेंगी भाग। कोरोना के चलते 1 साल की देरी से आयोजन हो रहा है इसका। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से देश भर में 91,702 नए मामले सामने आए हैं, जो कि लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 91,702 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,34,580 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.93% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,21,671 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,403 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,34,580 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 94.93% हो गया है। तो वहीं देश भर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,21,671 है। बीते 24 घंटों में 3,403 लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 20,44,131 नमूनों की जांच की गई। वहीं कल तक कुल 37 करोड़ 42,42,384 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 24 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 32,74,672 टीकों की खुराकें दी गईं, जिससे देश भर में कोरोना टीके की अब तक 24 करोड़ 60,85,649 खुराकें दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक कर टीकाकरण अभियान में हुई प्रगति और कोविड से निपटने की जन चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान राज्यों से कहा गया कि वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक देने पर विशेष ध्यान दें। बैठक के दौरान कोविन प्लेटफॉर्म को और अधिक सरल बनाने संबंधी बदलावों के बारे में भी राज्यों को बताया गया। स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों के कम टीकाकरण, विशेषकर दूसरी खुराक देने में कमी को रेखांकित करते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन समूहों को तेजी से दूसरी खुराक देने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन के हैक होने की खबर को खारिज किया है। मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण से जुड़ा सभी डेटा सुरक्षित है। मंत्रालय ने साफ किया कि बाहर की किसी भी संस्था के साथ कोविन डेटा साझा नहीं किया जाता। टीकाकरण पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि पोर्टल सुरक्षित डिजिटल वातावरण में सभी टीकाकरण डेटा संग्रहित करता है। झारखंड सरकार ने राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। कोविड के खतरे और छात्रों और अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार ने कुछ आवश्यक छूट के साथ राज्य में जारी प्रतिबंधों को 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं प्रत्येक शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत प्रतिबंध या मिनी लॉकडाउन राज्य भर के अलग अलग हिस्सों में 22 अप्रैल से जारी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के अलावा अन्य सभी जिलों में दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति है। मोहाली स्थित वॉलनट मेडिकल ने भारत में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन तकनीक पर आधारित 5 लीटर और 10 लीटर पोर्टेबल मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं संवाददाता तपस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल विशेष रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर में एक बड़ी चुनौती रहा है। भारतीय चिकित्सा उपकरण निर्माताओं एवं स्वदेशी ऑटोमेशन कंपनियों ने कोविड की इस चुनौती को स्वीकार किया और वेंटिलेटर, पोर्टेबल श्वसन सहायता उपकरण और अन्य संबंधित उपकरणों के नवीन डिजाइनों का निर्माण किया। उच्च गुणवत्ता वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अब बाजार में उपलब्ध है। एक भारतीय स्टार्टअप ने इस किफायती पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को विकसित किया है और अब देश के विभिन्न अस्पतालों में इसकी आपूर्ति करने के लिए कॉन्सेंट्रेटर को बनाया जा रहा है। मोहाली स्थित वॉलनट मेडिकल ने भारत में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन तकनीक पर आधारित 5 लीटर और 10 लीटर पोर्टेबल मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है, जिसमें 55 से 75 किलोपास्कल के दबाव में 96% से अधिक ऑक्सीजन शुद्धता है। Walnut Medical got a government grant to design, develop and manufacture oxygen concentrators in India. Over the last 1.5 years, our team has worked towards building an indigenous product. We are in the second month of production for the 5 liter and 10 liter oxygen concentrator, which is truly designed, developed and manufactured in India by our team. कंपनी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड के कवच 2020 अनुदान द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था और कंपनी ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 1 साल में विश्व स्तरीय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है। वॉलनट चिकित्सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का परीक्षण मरीज की सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। Our product delivers 96% purity for the oxygen that comes out at the highest flow rates. So we are as per international standards, and the system is totally safe for patients to use. It is tested as per international electrical and patient safety standards. प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन तकनीक शुद्ध एकल गैस को गैस मिश्रण से अलग करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उन्हें 5 लीटर और 10 लीटर मॉडल के साथ अपने प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद की और कंपनी ने जापान, अमेरिका और चीन के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुणवत्ता वाले मोल्ड में निवेश किया। IIT दिल्ली के इंक्यूबेशन टीम ने भी इसके विकास में वॉलनट मेडिकल के साथ मिलकर काम किया है। तपस भट्टाचार्य, DD न्यूज, दिल्ली। कोरोना की वैश्विक महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर जंग जारी है।
इसी क्रम में उड़ीसा के भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी कोरोना से जंग जीतेंगे हम अभियान चलाकर भुवनेश्वर में जागरूकता व जन सेवा का कार्य किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री के कोरोना मुक्त भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके। पेश है ओपी यादव की रिपोर्ट। कोविड-19 के वैश्विक महामारी से देश के नागरिकों को महफूज रखने के लिए भारत सरकार लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर जंग लड़ रही है। इसी क्रम में उड़ीसा के भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी ने कोरोना से जंग जीतेंगे हम नाम से अभियान चलाकर जरूरतमंद लोगों के लिए राशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, जरूरी दवाइयाँ और एक वातानुकूलित मोबाइल मेडिकल वैन भुवनेश्वर के नागरिकों को समर्पित की है। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एसी फिटेड एम्बुलेंस किया है। अगर किसी भी पेशेंट को ज़रूरत होगी तो मुफ्त में, बड़ी बात है कि मुफ्त में वो सर्विस दी जाएगी। अस्पताल ले जाना या कहीं और ले जाना तो वो सर्विस दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा पदक्षेप है और मैं यहाँ की सांसद हूँ, मैं बहुत गर्वित हूँ। कार्यक्रम के आयोजक उमेश खंडेलवाल ने कहा कि सांसद अपराजिता सारंगी की पहल से बीते साल हमने कोरोना काल में तकरीबन 1,20,000 लोगों को 3 माह तक लगातार खाना खिलाया था। इस क्रम में इस बार भी कोविड प्रभावितों के लिए हम राशन और भोजन की व्यवस्था करने के अलावा जन सहयोग से मेडिकल उपकरण, दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान वितरित कर रहे हैं। हमने 3 महीने में 1,20,000 लोगों को बना के खाना खिलाया। इस कोरोना काल में हमने एक ऑक्सीजन और एसी एम्बुलेंस हमने चालू की है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन, उसके साथ साथ हम लोग जो लोगों को कोरोना हो गया, घर में कोई खाना बनाना नहीं है, उनको हम खाना भी देंगे और कुछ दवाइयाँ भी देंगे। जो हमारे मित्रों ने जो सुनते हैं कि सेवा काम चल रहा है तो उसमें बहुत हवन चल रहा है, इसमें सहयोग भेज देते हैं। स्थानीय सांसद अपराजिता सारंगी के कोरोना से जंग जीतेंगे हम अभियान से प्रेरित होकर समाज के कई अग्रणी संगठनों ने इस नेक काम में अपनी भागीदारी निभाई है। किसी ने मास्क दिए तो किसी ने राशन, किसी ने सैनिटाइजर दिए तो किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। कुछ लोगों ने जरूरी दवाइयां देकर भी अपने नागरिक दायित्वों का पालन किया। 100 किट्स दिया है मास्क एंड मेडिसिन लोगों के लिए, सो दैट जो कोविड में बहुत से लोग हैं जिनको मेडिसिन, मास्क वगैरह नहीं मिल पाता है, तो हम थोड़ा सा एक सहयोग उनके लिए करना चाहते हैं, थोड़ा उनको दे के, ताकि उन तक ये चीज़ें पहुंच सके जिन तक ये ना पहुंचती हो। हम जितना हो सकते हैं अपनी सहमति के हिसाब से सहयोग करते रहते हैं। जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रहा है वहाँ लोग जितना हेल्प कर सके, मैं तो यही कहूँगा कि लोग उतना हेल्प करें। सेवा करना चाहिए। बहुत जन हैं जिनको अपने मेडिसिन वगैरह हुए कोविड से जो अफेक्टेड हैं, उनको चीज़ें नहीं पहुँच पाती है। इस अवसर पर सांसद अपराजिता सारंगी ने लोगों से अपील की कि वो घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें या फिर अति आवश्यक काम से ही बाहर जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, ताकि कोरोना से जंग जीतेंगे हम इस अभियान को पूरी तरह से साकार किया जा सके। हमें जागरूक रहना है, सावधानी बरतनी है और बहुत सारे राज्यों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स किया गया है, शटडाउन्स हैं, लॉकडाउन्स हैं। हमारे उड़ीसा राज्य में 17 जून तक लॉकडाउन है। तो मुझे लगता है लॉकडाउन की शर्तों का हम सब पालन करें। और देखिए, जैसा कि मैंने मास्क पहना है, मैंने हाथ में ग्लव्स लगाए हैं और ये मास्क डबल कपड़ों का बना हुआ है। तो मुझे लगता है हम सबको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना मुक्त भारत की संकल्पना को साकार करने में जुटी भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी के मानवीय सरोकारों से जुड़ी इस तरह की सेवाभावी संकल्पना से निश्चित तौर पर न केवल कोरोना पीड़ित मरीजों की मदद हो रही है, बल्कि समाज और राष्ट्र के नागरिकों को परमार्थ सेवा की प्रेरणा भी मिल रही है। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान समाज और राष्ट्र सेवा के लिए कई संगठन आगे आ रहे हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको न केवल मास्क और सैनिटाइजर दे रहे हैं, बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर बांटकर सच्ची मानवीय सेवा का परिचय दे रहे हैं। और यही इसी तरह का उदाहरण उड़ीसा के भुवनेश्वर में हमें देखने को मिला। इस संगठन द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को न केवल ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जा रहे हैं, बल्कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, जरूरी दवाइयाँ और अन्य आवश्यक उपकरण देकर सच्ची मानवीय सेवा का परिचय किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इनकी ये पहल न केवल अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी साबित होगी, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी बचाने का महत्वपूर्ण जरिया भी बनेगी। उड़ीसा के भुवनेश्वर से मेरे सहयोगी सुमित के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़ के लिए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कुवैत दौरे पर आज सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन के भारतीय राजदूतों से मुलाकात की। इस बैठक में भारतीय समुदाय के हित में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। राजदूतों से संबंधित क्षेत्राधिकार में भारतीय समुदाय का अत्यधिक कल्याण सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा कोविड महामारी से अलग हुए परिवारों को फिर से मिलाने की सुविधा पर जोर दिया गया। महामारी के दौरान खाड़ी छोड़ने वाले भारतीय प्रतिभाओं की शीघ्र वापसी के लिए प्रयास करने को कहा गया है। साथ ही अप्रवासी भारतीयों की मदद के लिए खाड़ी देशों के लिए उड़ानों की शीघ्र बहाली को प्रोत्साहित करने को कहा गया। राजदूतों से व्यापार हितों को मजबूती से आगे बढ़ाने की अपील की गई है, जो देश की आर्थिक सुधार में योगदान करते हैं। विदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे राजदूत और दूतावास इन प्राथमिकताओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें कोरोना वायरस से निपटने के वैश्विक प्रयासों को अगुवाई करना तथा भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, समृद्ध भविष्य के लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके ढूंढने के साथ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखना तथा एक खुले समाज में साझा मूल्यों को संजोना शामिल है। बैठक में विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी से निपटने के बारे में परस्पर विचार विमर्श करना तथा स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना शामिल है। The meeting will be held in hybrid mode. The theme for this summit is Build Back Better, and the UK has outlined 4 priority areas for its presidency. This is the second time that the Prime Minister will be participating in this G7 meeting. गणतंत्र दिवस 2022 पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन जारी है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन के पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। ऑनलाइन पंजीकरण केवल padmaawards.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कारों के बारे में विवरण गृह मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 17 करोड़ के पार हो चुकी है। वहीं 37,88,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना को मात देकर अभी तक 15 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर बना हुआ है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 3 करोड़ 42 लाख के पार हो चुकी है और 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल कहा कि दुनिया के गरीब देशों को 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन डोज का दान महामारी के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करेगा। G7 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने संबोधन में दुनिया भर के नेताओं का टीकाकरण के प्रति जिम्मेदारी की पहचान करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि टीके का दान किसी पर एहसान नहीं है, ये एक साहसिक कदम है जो दिखाता है कि अमेरिका दुनिया और अपने स्वयं के नागरिकों के लिए अपनी जिम्मेदारी की पहचान करता है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन अन्य देशों में कोविड-19 टीकों के स्थानीय उत्पादन का समर्थन करने के लिए भी कदम उठा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने टीकाकरण तक पहुंच को आसान बनाने के लिए भारत का स्वागत किया है। IMF की प्रवक्ता गैरी राइस ने कहा कि टीकाकरण तक पहुंच को आसान बनाने और महामारी की सामाजिक लागत को कम करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की भारत सरकार की घोषणा का स्वागत है। The IMF welcomes the Indian government's announcement to
facilitate access to vaccinations and to provide additional support to minimize the social cost of the pandemic and to relieve the very human costs of the pandemic. We strongly welcome the government's announcement on that point. ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा कि चीन में कोविड-19 की उत्पत्ति की पूरी तरह से स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अन्य बीमारियों की जांच के लिए विश्वव्यापी प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने महामारी की शुरुआत के बाद से ब्रिटेन द्वारा महामारी से सीखे गए सबक पर एक संसदीय समिति की सुनवाई के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में आ रहे नए मामलों में से 91% मामले डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस दौरे पर शिखर धवन टीम इंडिया के कप्तान होंगे, जबकि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तानी सौंपी गई है। साथ ही चेतन सकारिया, नीतीश राणा, देवदत्त पाडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ और कृष्णप्पा गौतम को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है। भारतीय टीम श्रीलंका में 13 से 25 जुलाई के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। मिनी फीफा विश्व कप कहा जाने वाला यूरो कप आज रात से रोम के ओलंपिको स्टेडियम में इटली और तुर्की के बीच मुकाबले के साथ ही शुरू हो जाएगा। 1 महीने तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में यूरोप की दिग्गज 24 चैंपियन बनने की होड़ में होंगे। कोविड-19 के चलते इसका आयोजन 1 साल की देरी से हो रहा है। 11 जून यानी शुक्रवार से यूएफा यूरो कप का आगाज होने जा रहा है। इसे यूरोपियन चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। यूरो कप में यूरोप की बड़ी टीमें हिस्सा लेती हैं। यही कारण है कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद इस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। यूरो कप का आयोजन पहली बार 1960 में किया गया था। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है। 11 जून से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट को पहली बार 11 देश मिलकर मेजबानी करेंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस मिनी विश्व कप में 24 टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों को 6 ग्रुपों में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में 4 टीमें हैं। 3 बार जर्मनी और स्पेन इस प्रतियोगिता को जीत चुके हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 2 जुलाई से खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 7 जुलाई और 8 जुलाई को होगा। फाइनल 11 जुलाई को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस साल यूरो कप का यह 16वां संस्करण है। अब तक 15 यूरोपियन चैंपियनशिप टूर्नामेंट को 10 टीमों ने जीता है। हालांकि 2020 में इसे कोरोना के चलते 1 साल के लिए स्थगित करना पड़ा था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। महान स्वतंत्रता सपूत रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत को आज़ादी दिलाने में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड जैसी कई क्रांतिकारी घटनाओं में शामिल थे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। काकोरी में सरकारी खजाने को लूटने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी थी। रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती के अवसर पर आज शाहजहांपुर में कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।